तो हम लोग समझते हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र, इसका उद्गम देखा जाए तो तिब्बत के पठार के समीप द ग्रेट ग्लेशियर कैलाश पर्वत से उद्गमित होती हुई यह नदी पश्चिम की ओर अपवित होते 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 पाकिस्तान के कराची के पास अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है। तो आइए हम लोग देखते हैं सिंधु नदी। ये रहा सिंधु नदी। ये रहा तिब्बत का पठार, तिब्बत पठार हो गया। और यहीं पे है ग्रेट ग्लेशियर, ग्रेट ग्लेशियर। यहीं पे कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत। यहाँ नदी पश्चिम को ओर प्रवाहित होते होते बीच में जो दर्रा मिलेगा आपको, ये रहा एक दर्रा जो कि इसका नाम है चांगला दर्रा। चांगला दर्रा। फिर यह नदी आप जल प्रवाहित होते होते आगे जाती है। फिर एक दर्रा मिलता है इसको, इसका नाम है चांडिगला दर्रा। हिंदी थोड़ा कमज़ोर हो गई है। फिर यह नदी आगे होते हुए जाती है। फिर एक इसको दर्रा मिलता है जिसका नाम है जाराला दर्रा, जाराला। फिर यह नदी अपवित होते होते आगे जाती है और यहीं पे है लद्दाख का पठार, लद्दाख पठार। और यहीं के आगे है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। और यह नदी आगे बढ़ते 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 निकल जाती है अरब सागर की तरफ। ये रहा अरब सागर। ये रहा सिंधु नदी, सिंधु नदी। सिंधु नदी के बाद हम देखेंगे कि इसके नीचे जो नदी निकलती है वो झेलम नदी है। झेलम नदी का जो उद्गम स्थल है वो वेरीनाग झील से होता है। तो हम वेरीनाग झील यहाँ पे बना लेते हैं। ये रहा वेरीनाग झील, वेरीनाग झील। यह नदी पश्चिम की ओर अपहित होते होते निकलती है भैया, आगे जाती है, इधर नीचे आ जाती है। इस नदी की एक सहायक नदी है जो कि जम्मू कश्मीर के समीप है। ये यहाँ इसका नाम है किशन गंगा, किशन गंगा। ये अपना जल झेलम नदी में विसर्जित कर देती है, कर दी यहाँ पे। और यह आगे जाते हुए नहीं, इसके नीचे बहेगी चेनाब नदी जिसमें वो अपना जल विसर्जित करेगी। तो जो चेनाब नदी का उद्गम स्थल है वो बाड़ालाचा दर्रे से है। तो यहाँ हम देख लेते हैं बाड़ालाचा दर्रा। ये रहा बाड़ालाचा दर्रा, बाड़ालाचा दर्रा। बाड़ालाचा दर्रा से दो नदी की उद्गमित होती है। एक का नाम है चंद्र, एक का नाम है भागा। इधर ये चंद्र आ रही है, इधर ये भागा आ रही है। दोनों संयुक्त धारा जब मिल जाते तो यह नदी चेनाब नदी कहलाती है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं ये नदी झेलम नदी है, झेलम नदी। और ये नदी चेनाब नदी, नदी। और यह नदी आगे की ओर जाती है, एक मिनट, आगे की ओर जाते हुए है और झेलम नदी अपना जल यहाँ पे विसर्जित कर देती है। यहीं ही समीप ही इसी के मुजफ्फराबाद नगर की स्थिति है। एक्चुअली मुजफ्फराबाद ये रहा, एक मिनट इसको इससे लिख देते हैं, मुजफ्फराबाद। ये पीओके की कैपिटल है। ये पुत्र है अपना, अभी कल ही लात खाया है ये, अभी पता नहीं कितना खाने वाला है ये। फिर उसके आगे सिंधु नदी हो गई, झेलम नदी हो गई, चेनाब नदी हो गई। फिर हम देखेंगे रावी नदी। रावी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है रोहतांग दर्रे से। यहीं हम बना लेते हैं रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे से यह नदी निकल रही है और यह नदी चेनाब नदी में अपना जल विसर्जित कर दे रही है। ये रही। और
और इसका नदी का नाम भी हम डाल देते हैं रावी नदी। ये रावी नदी अपना जल चेनाब नदी में दे देती है। इसके बाद देखेंगे व्यास नदी। व्यास नदी व्यास कुंड से निकलती है। यहाँ पे हम बना ले रहे हैं व्यास कुंड। ये रहा व्यास कुंड। व्यास कुंड, व्यास कुंड से यह नदी निकल रही है और यह देखेंगे नीचे की तरफ आ रही है। अभी मैं बताता हूँ नीचे की तरफ क्यों आ रही है। ये हो गया व्यास नदी, लिख देता हूँ व्यास नदी। व्यास नदी नीचे की तरफ आती हुई फिर देखेंगे हम लोग सतलज नदी। सतलज नदी का जो उद्गमित स्थल है वो मानसरोवर झील के समीप राक्षसताल से है। बहुत सी किताब में राक्षसताल लिखा रहता है। देखते हैं, ये रहा मानसरोवर झील। मानसरोवर हो गया और यहीं पे छोटा सा सकरा सा चैनल है। इसका पानी जो है इधर से आता है राक्षस ताल में, राक्षस ताल। और इस जो चैनल इसका नाम है गंगा छू चैनल। इसी चैनल के सहारे या नदी या जल राक्षस ताल में आता है और राक्षस ताल से यह सतलज नदी उद्गमित होते हुए आती है भारत में। यहाँ पे एक दर्रा मिलता है, इसका नाम है शिपकिला दर्रा। शिपकिला दर्रा, ये रहा शिपकिला दर्रा। और ये आगे जाते हुए अपना जल ये मानसरोवर झील से निकलती हुई अपनी नदी सिंधु नदी में अपना जल विसर्जित कर देती है। और यहाँ से व्यास नदी जो अपना जो सहायक नदी है सतलज नदी की, यहाँ पे नाम डाल दे रहे हैं सतलज नदी। सतलज नदी, व्यास नदी, सतलज नदी की जो सहायक नदी वो व्यास नदी वो अपना जल यहाँ पे विसर्जित कर दे रही है। और यहीं जहाँ ये नल नदी विसर्जित कर यहीं पे हरिके बैराज की स्थिति है। इसका नाम हरिके बैराज। हरिके बैराज, हरिके बैराज से ही इंदिरा गांधी कैनाल निकाली गई है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पंचनद भी दिख रहा है, जैसे सतलज हो गया, व्यास हो गया, रावी हो गया, चेनाब हो गया, झेलम हो गया और इधर सिंधु। पूर्व में इसी क्षेत्र को, पूर्व का मतलब आप एंशियंट में जाएंगे तो ये सप्त संदेव प्रदेश के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ 7 नदियों का अपवाद क्षेत्र था। जैसे कि सतलज हो गया, व्यास हो गया, रावी हो गई, चेनाब हो गया, झेलम हो गया, सिंधु हो गया और सरस्वती जी की भी यहीं पे थी। हालांकि अब तो विलुप्त हो चुकी हैं और विलुप्त क्या घग्गर के नाम से जानी जाती हैं। लेकिन पूर्व में ये जो क्षेत्र है पूरा ये सप्त संदेव प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और इन्हीं के बीच जो दोआब बन रहे हैं, दोआब का मतलब क्या होता है? दोआब का मतलब हो गया दो जल के बीच का क्षेत्र को दोआब कहते हैं। जैसे अपने यहाँ पवित्र जल को गंगा जल कहते हैं, वैसे ही इस्लामिक में उनके पवित्र जल को आब कहते हैं। एक नाम सुने होंगे आबे जमजम। आबे का मतलब जल से ही होता है। तो ये इसको हम यहाँ मिटा देते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि सिंधु और झेलम के बीच का जो दोआब है इसको सिंधु सागर दोआब के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ लिख देते हैं सिंधु सागर दोआब। और जब झेलम और चिनाब नदी की जो दोआब का क्षेत्र है उसको झच दोआब के नाम से जाना जाता है। झच दोआब, झा से झेलम, चा से चिनाब। और फिर चेनाब और रावी नदी के जो दोआब का नाम है उसको बोलते हैं रचना दोआब। रचना दोआब, रा से रावी, चा से चेनाब। और जो रावी और व्यास का दोआब क्षेत्र उसको बारी दोआब के नाम से जानते हैं। बारी दोआब, बा से व्यास, रा से रावी। फिर जो व्यास और सतलज का दोआब क्षेत्र उसको 20 दोआब के नाम से जानते हैं। बा से व्यास, सा से सतलज। तो ये हम समझते हैं कि सिंधु नदी तंत्र जो कि अपना जल संपूर्ण रूप से
जिसमें सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ये पांचों नदी सिंधु नदी में मिल के अपना जल अरब सागर में अपोहित करती हैं, विसर्जित करती हैं। तो ये रहा सिंधु नदी तंत्र। धन्यवाद।